अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका जो आज का लेक्चर नंबर 5 है वो है ओटी असेसमेंट, ठीक है। आज हमने स्टेप बाय स्टेप ओटी असेसमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ओटी असेसमेंट जो है ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, ठीक है, या एक वे है जिसमें हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब जो असेसमेंट प्रोसेस है इसका फोकस फंक्शन और पार्टिसिपेशन पे होता है, ठीक है। खाली डायग्नोसिस पे नहीं होता बल्कि क्लाइंट जो है क्लाइंट के पार्टिसिपेशन पे और साथ उसके फंक्शन पे भी जो है इसका बहुत ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। क्लाइंट जो है एक्टिविटी में कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है, उसका पार्टिसिपेशन लेवल जो है वो कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे ओटी असेसमेंट में जो फर्स्ट स्टेप आ जाता है वो है रेफरल एंड केस हिस्ट्री, ठीक है। जो प्रोसेस है वो यूजुअली स्टार्ट होता है कहाँ से? रेफरल से, ठीक है। अब ये रेफरल कहाँ से होता है? या तो उस क्लाइंट को डॉक्टर ने रेफ़र किया होता है, ठीक है, या स्कूल ने, या तो उसकी फैमिली में से किसी ने उसको रेफ़र किया होता है, ठीक है। इसमें वही सेम बैकग्राउंड चेक की तरह बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, ठीक है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, उसका एज, डायग्नोसिस, उसका मेडिकल हिस्ट्री आपने लेनी होती है, फैमिली बैकग्राउंड आपने देखना होता है उसका, ठीक है। क्लाइंट की मेन कंप्लेंट्स को आपने देखना होता है, क्लाइंट जो है वो मेन कंप्लेंट्स उसकी क्या है, ठीक है। उसकी डेली रूटीन को भी आपने चेक करना होता है कि वो क्या डेली रूटीन सुबह से लेकर शाम तक वो क्या-क्या करता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, एक स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग मिलती है क्लाइंट की कंडीशंस की थेरेपिस्ट को, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास स्टेप नंबर 2, ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल या फिर क्लिनिकल इंटरव्यू, ठीक है। अब जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है उसमें ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। इससे थेरेपिस्ट की हेल्प होती है क्लाइंट को समझने में, ठीक है। अब ये जो ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल है एक कन्वर्सेशन होती है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान, ठीक है। इस कन्वर्सेशन में क्या होता है, क्लाइंट की डेली लाइफ के बारे में, उसके रोल्स के बारे में, उसके गोल्स के बारे में और चैलेंजेस के बारे में जो थेरेपिस्ट है उसको पता चलता है, ठीक है। लाइक क्लाइंट के ऑक्यूपेशंस के बारे में एक समरी होती है, ठीक है। या ये जो है ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल एक जो, ठीक है। अब इसका फोकस हर चीज़ पे होता है, ठीक है। पर्सन, जैसे कि पर्सन करना क्या चाहता है, उन्हें क्या नीड है करने की, ठीक है। उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है, उनके लिए डिफ़िकल्ट क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब चीज़ों पे इसका फोकस होता है, ठीक है। अब ये जो आपकी है ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल, ये क्लाइंट सेंटर्ड है और ये बेस करता है इंटरव्यू और डिस्कशन पे, ठीक है। इससे क्या होता है कि पर्सन को एज अ होल समझने में थेरेपिस्ट की हेल्प होती है, ठीक है। अ, आपका जो थेरेपिस्ट है, थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान में ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक रेपो बिल्ड हो जाती है, ठीक है, इस सेशन से। आपको क्लाइंट के मीनिंगफुल गोल्स के बारे में पता लगता है, आप जो है वो प्लान रेलेवेंट थेरेपी कर सकते हैं इससे, ठीक है। अब इस अगर तो ये स्किप कर दिया जाए स्टेप, ठीक है, आप डायरेक्ट क्लाइंट आए हैं, आपने उनसे नेम एज पूछा एंड देन उसके बाद आप उसके सिम्टम्स पूछ के स्टार्ट एकदम से आपने थेरेपी या एक्टिविटीज़ ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करवा दी है, ठीक है। आपने उससे ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल डिटेल में नहीं ली, तो क्या होगा, जो आपकी थेरेपी है वो मे बी क्लाइंट के रियल नीड से मैच ना करे, ठीक है। इसमें जो इंफॉर्मेशन ली जाती है, ठीक है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उसका नेम, उसका एज, उसका मेन कंप्लेंट्स क्या हैं, उसके बैकग्राउंड क्या है, उसका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपने उससे पूछनी होती है, ठीक है। देन उसकी डेली एक्टिविटीज़ जो है वो पूछी जाती हैं, सेल्फ केयर हो गया, वर्क या स्कूल हो गया, अगर तो वो एक वर्किंग मैन या वूमेन है तो उसके वर्क प्लेस एनवायरनमेंट का पूछा जाता है, अगर तो वो एक बच्चा है स्कूल गोइंग तो उसके स्कूल का पूछा जाता है, ठीक है। हाउस होल्ड टास्क हो गए हैं उसके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन है कि आप क्लाइंट के से पूछें कि अभी आपके लिए जो है वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जो कि मुश्किल है, जो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन आ जाता है कि उससे आपने पूछना है उसके रोल्स के बारे में, ठीक है। एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ मदर, एज़ अ फादर, ठीक है, एज़ अ एम्प्लॉय या एज़ अ केयर गिवर, ठीक है। आपने देखना है कि वो क्या है, स्टूडेंट है, मदर है, फादर है, ठीक है, क्योंकि हर किसी के रोल पे उसी के उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है।
अब रोल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये लाइफ को मीनिंग देते हैं, ठीक है? फिर आते हैं इसमें क्लाइंट के गोल्स, ठीक है? आपने उनसे पूछना है कि आप क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है? आपके लिए क्या चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आप करना चाहते हैं, ठीक है? गोल्स जो है वो खाली थेरेपिस्ट से नहीं बल्कि क्लाइंट से भी आने चाहिए, ठीक है? अगर तो एक बंदा है जिसके गोल्स हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर एक क्लाइंट है उसके लाइफ में इस तरह का कोई गोल ही नहीं है तो क्या करना है, थेरेपिस्ट ने क्लाइंट के साथ मिलके उसका एक गोल सेट करवाना है ताकि उसको थेरेपी के दौरान वो गोल अचीव करने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो लाइफ में कोई एम नहीं लेते बल्कि आप ऐसे ही जो है अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप पहले आपने मैट्रिक में बायो पढ़ी, आपने सेकेंड ईयर में कंप्यूटर पढ़ी, आपने बीएस में आके आपने मैथ्स रख लिया, ठीक है। तो आप जो है वो हर चीज़ पढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई एम नहीं है, आपको नहीं पता कि आपके अपने बच्चों सामने आया जा रहा है, आप उसको पिक किया जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में एक स्पेसिफिक गोल होगा, एक एम होगा, फॉर एग्जांपल आप कहें मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, तो इससे क्या होगा कि आपको पता होगा स्पेसिफिकली कि आपने आगे अपनी अपनी मैट्रिक में क्या रखना है, आपने सेकंड ईयर में क्या रखना है, अपनी बीएस में क्या रखना है, एमएस में क्या करना है आपने। आपकी लाइफ का एक जो है प्रॉपर गोल होगा, उस गोल के अकॉर्डिंग, उस एम के अकॉर्डिंग जो है वो आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका अगर गोल नहीं होगा तो क्या होगा, फिर आप ऐसे ही बस इधर-उधर होते रहेंगे। आपको स्पेसिफिकली कोई चीज़ जो है वो नहीं पता रहेगी कि आपने क्या करना है, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है क्लाइंट का एनवायरनमेंट, ठीक है। उसका होम सेटअप कैसा है, उसका वर्क प्लेस या स्कूल सेटअप जो है वो कैसा है, ठीक है। उसकी सोशल सपोर्ट कैसी है और उसका कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो कैसा है, ठीक है। आपने उनकी कल्चर का क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो अपनी रिवायात के अकॉर्डिंग, अपने ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, तो आपने उनका कल्चरल बैकग्राउंड का भी लेना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। एनवायरनमेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक 14 ईयर ओल्ड ऑफ़िस वर्कर हैं, ठीक है? आपसे कहती हैं कि मैं ज़्यादा टाइम जो है वो बैठ नहीं सकती बैक की वज़ह से, ठीक है? लेकिन जब मुझे काम से वापस घर आना होता है तो मुझे कुक करना होता है, लेकिन इसकी वज़ह से जो है वो मैं कुक नहीं कर सकती, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है? अब इस प्रोफ़ाइल से हमें क्या पता चला, प्रॉब्लम उसके प्रॉब्लम्स जो है वो पता लगता है कि उसका सिटिंग टॉलरेंस और कुकिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। उसका रोल क्या है, वो एक एम्प्लॉय है और साथ ही वो एक फैमिली मेंबर भी हैं, ठीक है, जो कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को और अपने पर्सनल लाइफ को जो है वो कंफर्टेबल करना चाहती हैं, ठीक है। गोल उनका है कि वो मतलब कंफर्टेबल करना चाहती हैं अपनी लाइफ को और घर के टास्क को भी मैनेज करना चाहती हैं, ठीक है। अब इससे आपको एक मीनिंगफुल इंटरवेंशन प्लान जो है वो करने में हेल्प होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता लग गया कि क्लाइंट क्या है, क्लाइंट करना क्या चाहता है, ठीक है। तो आप उसी चीज़ के ऊपर अकॉर्डिंगली जो है वो उसको थेरेपीज़ या एक्टिविटीज़ करवाना शुरू कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसके कैसे की पॉइंट्स हैं, ये जो है वो क्लाइंट सेंटर्ड है, ठीक है। इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है डन की जाती है। मीनिंगफुल लाइफ और डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर इसका जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है, और गोल सेटिंग में भी हेल्प करेगा, ठीक है। स्टेप 3 आ जाता है इसमें, ऑब्जर्वेशन और परफॉर्मेंस। आपने थेरेपिस्ट को जो है वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अ, कि उसके रियल टास्क परफॉर्म करते हुए आपने जो है वो थेरेपिस्ट को ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक अडल्ट है वो ड्रेस कर रहा है, ठीक है, खुद को, तो उसको ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, और उसको ऑब्जर्व आपने करना है, ठीक है। कि वो किस तरीके से खुद को ड्रेस कर रहा है, उसका फिंगर कंट्रोल कैसा है, उसकी मसल कोऑर्डिनेशन कैसी है, ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो खेल रहा है तो आपने उसको खेलते हुए ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इससे हम क्या होगा कि हमें प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ का पता लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपके पास स्टेप नंबर 4, असेसमेंट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़, ठीक है। अब थेरेपिस्ट स्पेसिफिक स्किल्स चेक करेगा इस स्टेप पे आके, यहाँ पे, ठीक है, असेसमेंट के स्टेप पे आके। उसका बैलेंस चेक करेगा, उसका रेंज ऑफ मोशन चेक करेगा, मसल स्ट्रेंथ चेक करेगा, उसके हैंड फंक्शन को चेक करेगा, उसको सोशल इंटरेक्शन को चेक करेगा और सेंसरी प्रोसेसिंग को भी यहाँ पे आके वो चेक करेगा, किसके थ्रू, असेसमेंट के थ्रू, ठीक है। स्टेप 5 आ जाता है आपके पास एक्टिविटी एनालिसिस, ठीक है। एक्टिविटी एनालिसिस पिछले लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक दफ़ा और देख लेते हैं इसको। अब इसमें क्या होता था कि मुश्किल टास्क को सिंपल टास्क में ब्रेक करना, क्यों? ताकि पता लगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे आ रही है, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ड्रेसिंग डिफ़िकल्टी है तो देखा जाए कि क्या बैलेंसिंग का इश्यू है, हैंड ग्रिप का इश्यू है, सीक्वेंसिंग का इश्यू है या फिर विज़न का इश्यू है जिसकी वज़ह से कि वो इंसान प्रॉपरली अपने आप को ड्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है? अब ये क्या है, असेसमेंट को रियल लाइफ़ फंक्शनिंग के साथ कनेक्ट कर रहा है ये स्टेप, ठीक है? आपने असेसमेंट को रियल लाइफ़ फंक्शन के साथ यहाँ पे आके कनेक्ट कर दिया है, ठीक है? देन आ जाता है आपके पास उसमें स्टेप नंबर 6, एनवायरमेंटल असेसमेंट्स। आपने होम लेआउट देखना है, स्कूल की सेटिंग देखनी है, आपने वर्क प्लेस सेटअप देखना है और अपने क्लाइंट की सेफ्टी को भी देखना है यहाँ पे, ठीक है? क्यों? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जो आपका एनवायरनमेंट होता है ना, वो आपकी एक्टिविटीज़ में मेन बैरियर होता है, ठीक है? आपके एनवायरनमेंट की वज़ह से आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो लो हो रही होती है, ठीक है? स्टेप नंबर 7 आ जाता है आपके पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद थेरेपिस्ट जो है वो आइडेंटिफ़ाई करेगा कि मेन ऑक्यूपेशनल परफ़ॉर्मेंस प्रॉब्लम जो है वो क्या है, ठीक है? कौन-कौन से फ़िज़िकल या कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं जो कि एनवायरमेंटल बैरियर्स हैं यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद आ जाता है आपके पास स्टेप नंबर 8, गोल सेटिंग। क्लाइंट के साथ जो है वो गोल सेट करना, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर क्लाइंट है उसका कोई गोल नहीं है, उसका कोई एम नहीं है, तो वहाँ पे वो एक्टिविटी करेगा तो उसको इतना उस तरीके से नहीं होगा। लेकिन जब आप उसके साथ गोल सेट करवा देंगे, एक एम आ जाएगा उसकी लाइफ में, ठीक है? तो वो उसको देखते-देखते उसमें मोटिवेशन आएगी और वो अपने परफॉर्मेंस लेवल को खुद इंक्रीज़ करना चाहेगा, ठीक है? तो इससे आपका जो है वो फ़ास्ट हो जाती है रिकवरी, ठीक है? अब अच्छे गोल्स जो हैं वो वही होते हैं जो कि रियलिस्टिक होते हैं, मेज़रेबल होते हैं और क्लाइंट के लिए मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है? देन उसके बाद आ जाता है आपके पास स्टेप नंबर 9, ट्रीटमेंट प्लानिंग, ठीक है? अब फाइनली थेरेपिस्ट जो है वो फाइंडिंग्स की बेस पे इंटरवेंशन प्लान डिज़ाइन करेगा, ठीक है? इसमें जो है वो एक्सरसाइज़ेज़ आ जाएँगी, स्किल प्रैक्टिसिंग आ जाएगी, ट्रेनिंग आ जाएगी, सॉरी, एडेप्टिव इक्विपमेंट आ जाएँगे, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन आ जाएँगी और केयर गिवर एजुकेशन आ जाएगी, ठीक है? अब ये जो पूरा हम लोगों ने एक देखा है ना, इसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट के तौर पे बताती हूँ, ठीक है? अब स्टेप नंबर 1 क्या था हमारे पास, रेफरल, ठीक है? क्लाइंट रेफर हुआ, देन आपने उसको इंटरव्यू किया, देन आपने उसको ऑब्जर्व करना है एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए, देन आपने क्या करना है, उसकी स्किल टेस्टिंग करनी है, ठीक है? देन आपने एक्टिविटी एनालिसिस करना है, टास्क को सिंपल टास्क में, स्मॉल टास्क में ब्रेक करना है, एनवायरनमेंट चेक करना है आपने उसका, आपने उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करनी है, गोल सेटिंग करवानी है और उसके बाद आपने जाके उसका फिर ट्रीटमेंट प्लान करना है, ठीक है? इसमें आ जाता है नेक्स्ट स्टेप आपके पास, इंटरव्यूइंग क्लाइंट इफेक्टिवली। ऑब्जर्वेशन के बाद आपने जो सॉरी, इसके बाद आता है प्रोफाइल के बाद आपने क्लाइंट को क्या करना है, इंटरव्यू करना है, ठीक है? एज़ वी नो कि इंटरव्यू जो है वो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है या स्टेप है, ठीक है? जब आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, सक्सेसफुल होगा तो थेरेपिस्ट जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं और उसकी डेली लाइफ चैलेंजेस जो हैं वो क्या हैं, ठीक है? अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि सिर्फ जो है वो क्वेश्चनिंग नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे जो है वो आपका क्लाइंट के साथ ट्रस्ट और रेपो बिल्ड हो जाती है, ठीक है? और पर्सन या क्लाइंट को ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने जो है वो क्लाइंट को या पर्सन को अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे आके, ठीक है? आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, आपने रियलिस्टिक और क्लाइंट सेंटर गोल्स जो है वो सेट करने होते हैं, ठीक है? क्लाइंट को रिस्पेक्टेड फील करवाना है, उसको ये फील करवाना है कि उसको सुना जा रहा है, ठीक है? जब आप एक क्लाइंट को ये फील करवाएंगे कि वो वहाँ पे आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप कोई अजीब बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? और क्लाइंट कोई छोटी चीज़ नहीं है, उनके लेवल पे आके आपने उनके साथ बात करनी है, आपने उनको बताना है, उनको फील करवाना है कि वाकई वहाँ पे जो है वो आप उनको सुन रहे हैं, ठीक है? जब आप क्लाइंट को ये फ़ील करवाएँगे ना कि वो रिस्पेक्टेड हैं और यहाँ पे वो सुने जा रहे हैं, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उनकी कंफर्टेबल हो जाते हैं वो, ठीक है? कंफर्टेबल फ़ील करेंगे आपके साथ, ऑनेस्ट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ठीक है? जितना क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन ऑनेस्ट और यूज़फुल होगी, उतना ज़्यादा आपके लिए जो है वो ट्रीटमेंट प्लान करने में ईज़ी होगा, ठीक है? देन आ जाता है क्रिएटिंग अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। आपने क्लाइंट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है? आपने उनको पोलाइटली ग्रीट करना है, आपने क्लियरली अपना आप इंट्रोड्यूस करवाना है उनसे, ठीक है? आपने बताना है उनको कि आप एज़ एन ओटी उनके क्या आपका रोल है, ठीक है? क्या करेंगे आप, ठीक है? आपने उनकी प्राइवेसी इंश्योर करनी है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे पहले आ जाती है, ठीक है?
कि आपने क्लाइंट को ये इंश्योर करवाना है कि उनकी इजाज़त के बगैर उनका कोई भी चीज़ जो है वो बाहर लीक नहीं होगी, ठीक है? जब तक क्लाइंट नहीं चाहेगा तब तक उसकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी या डिस्कस नहीं की जाएगी। जब क्लाइंट कहेगा, जहाँ पे क्लाइंट इजाज़त देगा, वहीं पे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन जो है आगे की जाएगी डिस्कस, ठीक है? अगर क्लाइंट इजाज़त नहीं देता तो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डिस्कस नहीं होगी, ठीक है? सिंपल और क्लियर लैंग्वेज जो है वो आपने क्लाइंट के साथ यूज़ करनी है, ठीक है? जैसी लैंग्वेज आपके साथ क्लाइंट बोल रहा है, आपने उसके साथ उसी के लेवल पे आके वही लैंग्वेज बोलनी है। आपके वर्ड्स डिफ़िकल्ट नहीं होने चाहिए, सिंपल वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, ठीक है? अब आपने कैसे या किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो क्लाइंट से करने होते हैं। सबसे पहले आ जाता है इंटरव्यू में आपने उसके साथ ओपन एंडेड क्वेश्चन करने होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन से क्या है, इससे क्लाइंट फ्रीली आपसे जो है वो बात कर सकेगा। जैसे आपने क्लाइंट से पूछा है कि आप मुझे जो है वो अपनी डेली लाइफ बता सकते हैं, ठीक है? आपके लाइफ की कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है? या आपकी लाइफ जो है वो कैसे इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है? क्या इन प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें क्लाइंट जो है वो आपको येस और नो में जवाब नहीं दे सकता, बल्कि एक खुल के आपको वो उसको बताना ही पड़ता है, ठीक है? आपको जवाब देना ही पड़ता है उसको, ठीक है? अब इन क्वेश्चन से आपको डिटेल आंसर्स मिलते हैं। फर्स्ट इसकी आ जाती है एडवांटेज। देन जो है वो आ जाते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आप ये या इससे जो है आपको शॉर्ट आंसर्स मिलते हैं, ठीक है? येस और नो के बीच में, ठीक है? एमसीक्यू टाइप हो जाता है आपका इसमें, ठीक है? अब यहाँ पे ये क्यों करते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ताकि जो आपने आपने उससे इन्फॉर्मेशन ली है ना, उसकी कन्फर्मेशन हो जाए, ठीक है? अब कन्फर्मेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है? अब जो भी एक अच्छा इंटरव्यू होता है ना, उसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? ओपन एंडेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है? क्यों? ताकि आप पहले उससे इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है? एंड देन उसके बाद आप उससे इन्फॉर्मेशन की कन्फर्मेशन भी करवा सकें, ठीक है? देन आ जाता है आपके पास एक्टिव लिसनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने क्लाइंट को क्या फ़ील करवाना है कि उन्हें सुना जा रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्लिनिकल इसमें एक इंटरव्यू के दौरान बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जब या बहुत ज़्यादा रिक्वायर की जाती है ये चीज़ कि आप क्लाइंट को फ़ील करवाएँ कि आप उनको सुन रहे हैं, ठीक है? आपने आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना होता है उनके साथ। आपने नोडिंग करती रहनी, सर हिलाते रहना है, ठीक है? क्योंकि या ताकि जो क्लाइंट है उसको पता लगे कि उसे सुना जा रहा है, ठीक है? या उसे आपको उसकी जो बातें हैं वो समझ आ रही हैं, ठीक है? जब आप अगले बंदे को कन्फर्मेशन देते हैं ना कि आप उसको सुन रहे हैं और आप उनको समझ रहे हैं, तो वो बंदा और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो और ज़्यादा डिटेल में जाके आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उन्हें रिस्पेक्टेड फ़ील करवाया जा रहा होता है वहाँ पे, इग्नोर नहीं किया जा रहा, उन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ पे हमें इग्नोर किया जा रहा है। अगर आप उनको ऐसा फ़ील करवाएँगे तो वो क्या करेंगे, आपसे बातें छुपाएँगे, ठीक है? उस तरीके से आपको बताएँगे ही नहीं, अजनबी समझेंगे आपको, ठीक है? आपने क्लाइंट को कंफर्टेबल करवाना है, ठीक है? आपने उनको बात करते हुए टोकना नहीं है, ठीक है? आपने क्लाइंट को ऐसा बिल्कुल भी फ़ील नहीं करवाना कि आप उनको टोक रहे हैं। जैसे अगर क्लाइंट एक बात कर रहा है, आप एकदम उनको रोक के आप बोलें कि अच्छा ऐसा है, ये चीज़ बात है, ठीक है? या आप यहाँ पे रुक जाइए, मैं अब आपको बात बताता हूँ। ये चीज़ नहीं करनी। आपने क्लाइंट का वेट करना है जब तक क्लाइंट की बात ख़त्म नहीं होगी, जब तक उसकी प्रॉपर बात ख़त्म नहीं होगी तब तक आपने क्लाइंट को रोकना नहीं है, ठीक है? और आपने जो है वो क्लाइंट को एम्पैथी शो करनी है। अब आपने ये नहीं कहना कि अगर कोई बा आपको क्लाइंट जो है वो एक बात बता रहे थे, ठीक है? अपना कोई प्रॉब्लम बता रहे थे, तो आपने ये नहीं कहना कि ओहो! ये तो बहुत बड़ा मसला है, ठीक है? आपने ये कहना है कि मैं समझ सकता हूँ, ठीक है? आपके लिए ये जो है मुश्किल होगा। अब एम्पैथी से जो है वो कनेक्शन जो है बिल्ड होगा, ठीक है? यहाँ पे एम्पैथी फ़ील हुई है, एम्पैथी से जो है क्या होगा, आपका क्लाइंट के साथ कनेक्शन बिल्ड होगा, ठीक है? देन आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? आपने क्लाइंट के फेशियल एक्सप्रेशन को, उसकी बॉडी पोस्चर को, उसकी वॉइस की टोन को इन सारी चीज़ों को आपने अटेंशन पे करनी होती है, ठीक है? जैसे कि अगर आपने क्लाइंट से कोई क्वेश्चन किया और क्लाइंट आपको कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन वहाँ पे आपने क्या करना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है? उसका बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको सच-सच बताएगा कि क्लाइंट जो है वो किस तरीके का फ़ील कर रहा है या क्या है, कैसा है, कंफर्टेबल है या डिस्कम्फर्ट है, ठीक है? ये चीज़ आपने देखनी है बहुत ज़्यादा। देन आ जाती हैं कि इंटरव्यू के दौरान जो हम लोग कॉमन मिस्टेक्स कर रहे होते हैं वो कौन-कौन सी हैं, ठीक है?
आपने क्लाइंट को सबसे पहले क्या होता है कि लोग जज करना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये इस टाइप का होगा, इसमें ये है, इस वज़ह से होगा इसका ये चीज़ नहीं करनी है, आपने क्लाइंट को जज बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? आपने इंटरव्यू में जल्दी नहीं करनी। जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं और आप ऐसा फ़ील कराएँगे ना क्लाइंट को कि आप जल्दी कर रहे हैं, तो क्लाइंट को लगेगा शायद ये तंग हो गया है मुझसे, ये मेरे साथ बात ही नहीं करना चाहता, ये मुझे सुनना नहीं चाहता। तो वो आपसे उस तरीके से आपके साथ इन्फॉर्मेशन वो शेयर ही नहीं कर पाएगा। तो आपने क्या करना है, जल्दी नहीं करनी इंटरव्यू में, ठीक है? ऐसी मेडिकल टर्म जो कि क्लाइंट को समझने में मुश्किल हो, या क्लाइंट अनपढ़ हो या कम पढ़ा लिखा हो और उसको ना समझ आती है, तो ऐसी मेडिकल टर्म्स या ऐसी वर्ड्स ने जो है वो आपने यूज़ करना अवॉइड करना है। आपने इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी, ठीक है? एक ही साथ आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है क्लाइंट से नहीं करने। आपने एट अ टाइम 1 या 1-2 क्वेश्चन करने हैं। आपके क्वेश्चन की लेंथ जो है वो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब इंटरव्यू जो है वो आपने इंटरव्यू को कैसा रखना है, बिल्कुल नेचुरल कन्वर्सेशन रखना है, ठीक है? कि आपकी बात से जो है वो क्लाइंट और ज़्यादा अ, बात करना चाहे, ठीक है? ये नहीं कि आप उनसे कोई ऐसी चीज़ें करें जिससे क्लाइंट वहीं पे एकदम से चुप हो जाए या आके आपके साथ बात ही ना करना चाहे। आपने बिल्कुल नेचुरल वे में आपने उनके साथ बात करनी है ताकि बातों में जो है वो बात निकले, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपके पास ऑब्जर्वेशन स्किल्स इन क्लिनिकल सेटिंग, ठीक है? आप ऐसे ही जो ऑब्जर्वेशन भी जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है? मतलब जो क्लाइंट है उसकी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? आपने उन्हें केयरफुली वॉच करना है, ठीक है? देखना है ताकि उसकी स्ट्रेंथ और डिफिकल्टीज़ का पता लगे, ठीक है? क्लाइंट है वो एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और आपने उसको क्या करना है, केयरफुली वॉच करना है, ठीक है? अब ये हमने जो है वो अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है? ऑब्जर्वेशन जो है वो सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि एक पर्पस और प्रोफेशनल थिंकिंग के साथ जो है वो आपने उसको देखना होता है। आपने एक पर्पस ले लेना है कि मैं इस वजह से जो है वो इस क्लाइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है? जब फॉर एग्जांपल क्लाइंट जो है वो शर्ट बटन अप कर रहा है, ठीक है? तो आपने ऑब्जर्व करना है कि आया उसके शर्ट बटन अप करने के टाइम पे उसकी फिंगर कंट्रोल जो है वो उसमें स्ट्रगल तो नहीं कर रहा, ठीक है? ये चीज़ें आपने देखनी है। आपने उसकी कॉग्निटिव स्किल्स को ऑब्जर्व करनी है, ठीक है? कि उसके अटेंशन कैसी है, उसकी मेमोरी कैसी है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, और वो आपने जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो कैसे-कैसे वो फ़ॉलो कर रहा है, ठीक है? ये सब चीज़ें आपने क्या करनी है, ऑब्ज़र्व करनी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग में आपने कोई कुकिंग कर रहा है और आप उसको देख रहे हैं, आपने कुकिंग के दरमियान उसमें उसका देखना है कि कौन-सा स्टेप है जो मिसिंग है, या कुकिंग के दरमियान वो कोई स्टेप तो मिस नहीं कर रहा, ठीक है? देन उसके बाद आपने उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखना है, ठीक है? फ्रस्ट्रेशन देखनी है आपने, उसका आई कांटेक्ट देखना है, दूसरों के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है? आपने क्लाइंट को देखना है कि क्लाइंट जो है वो टास्क परफॉर्म करते हुए अगर उससे वो टास्क नहीं हो रहा तो वो जल्दी गिव अप कर रहा है या फिर वो ट्राई अगेन कर रहा है, ठीक है? अब उसका एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है? लाइटिंग होगी, उसकी नॉइस वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद आ जाती हैं कुछ एनवायरमेंटल टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है? या ऑब्जर्वेशन की टाइप्स आ जाती हैं, सॉरी, ऑब्जर्वेशन की टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाती है आपके पास स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन और एक आ जाती है आपके पास नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। अब स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, जिसमें आपने क्लाइंट को एक टास्क देना है और उस टास्क को परफॉर्म करते हुए आपने क्लाइंट को ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट को बोला है कि भाई प्लीज टाई योर शू लेस, ठीक है? अपनी शू लेस जो है वो उसको टाई करे, बांधे, ठीक है? तो उसको वो चीज़ आप वहाँ पे आपने उसको टास्क दे दिया, अब आप उस टास्क की बेस पे उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है? आपने देखना है उसका सिटिंग टॉलरेंस देखना है, आपने उसकी हैंड फिंगर मूवमेंट देखनी है, आपने उसकी फिंगर कंट्रोल देखना है, मसल कोऑर्डिनेशन देखनी है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरल ऑब्जर्वेशन में क्या है कि क्लाइंट जो है वो नॉर्मल अपनी डेली लाइफ कोई एक्टिविटी कर रहा होगा और आपने उसको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे मे बी क्लाइंट को पता हो या मे बी ना पता हो कि आप उसको ऑब्जर्व करें, नहीं करें, डज़न्ट मैटर, ठीक है? आपने फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है वो खाना खा रहा है और आपने जो है वो बैठ के आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? तो वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होगी वहाँ पे, ठीक है? अब जो है वो अच्छी गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो कौन-कौन सी होती हैं कि आपने हर छोटी से छोटी चीज़ को भी डिटेल से, या हर छोटी-छोटी डिटेल को भी आपने जो है वो गौर से देखना है, ठीक है? आपने क्विक जजमेंट नहीं करनी है, आपने क्लियर और ऑब्जेक्टिव नोट्स जो है वो बनाने हैं, ठीक है? आपने ऑब्जेक्टिव रहना है, जजमेंटल नहीं रहना, जजमेंटल नहीं होना, ठीक है? आपने क्लाइंट को, या क्लाइंट जो है वो एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? वहाँ पे आपने ये नहीं लिखना अपने नोट्स में कि जो क्लाइंट है वो लेज़ी था,
ठीक है? या क्लाइंट एक्टिविटी परफ़ॉर्म करते-करते लेज़ी हो गया। आपने ये करना है कि एक्टिविटी परफ़ॉर्म करने के बाद 2 मिनट बाद जो है क्लाइंट टास्क स्टॉप कर लिया था उसने और वहाँ पे उसको वर्बल एनकरेजमेंट की ज़रूरत थी, ठीक है? जो कॉमन मिस्टेक्स हम लोग इंटरव्यू की ऑब्ज़र्वेशन के दौरान कर रहे होते हैं, ऑब्ज़र्वेशन के दौरान वो कौन-कौन सी हैं कि आप खाली डायग्नोसिस पे फ़ोकस करते हैं, ठीक है? आप एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देते हैं, आप पर्सनल ओपिनियंस जो है वो लिख रहे होते हैं, लिखे जा रहे होते हैं, ठीक है? आप जो है वो छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट डिटेल्स को छोड़ देते हैं, ठीक है? तो जो ऑब्ज़र्वेशन है वो हमेशा प्रोफ़ेशनल और डिटेल होनी चाहिए, ठीक है? आपने क्लाइंट को भी देखना है और आपने अपने नोट्स भी जो है वो ऑब्जेक्टिव रह के बनाने हैं, ठीक है? सब्जेक्टिव हो के नहीं, ऑब्जेक्टिव हो के बनाने हैं। तो आज का यहाँ पे आपका ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।